बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, जहाँ मर्जी रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें। हमारी दुआएं आपका पीछा कर, तो जहाँ जहाँ कहीं भी होगा मेरा साया साथ होगा, मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। और मेरे जो दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पे मेरा सलाम हो। पाकिस्तान में तो खैर छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ ने, हुन मौजे मौजे चार चुफेरे। अब आपने सब पीर की छुट्टी करनी थी, मंगल की और बुध की और जुम्मे की आपको वैसे मिल गई, हफ्ते की फिर छुट्टी करो तो इतवार दी पूरी करके पूरा 10 दिन, 3 दिन पहले आपको छुट्टी मिल जाती। पाकिस्तान में एक काम पूरी कौम जो बड़े खुलूस से करती है ना, वो है छुट्टियाँ। चलें खैर मौजे करें जनाब। ये जो अब सुबह के वक्त मेरा वीलॉग देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, सुबह जो सलाम, जी आया नु पखैर राग ले जीवंदे वसदे रहो। आज जनाब वो 30 मई है, जुम्मा है और 12 ज़िलहज है और आलमोस्ट आप जो है वो ईद को वाइंड अप कर रहे होंगे, गोश्त वोश खा लिया होगा। मैंने आपको बड़ा जोर लगाया कि भाईजान फ्रिज में ईद ना गोश्त ना रखें। ये ना हो कि आप फ्रिज में रखने के चक्कर में सारे फ्रिजों को ऐसी जो वो कूलिंग है वो हाई कर दें, मुड़ के आपका 300 यूनिट से ऊपर चला जाए। गोश्त भावें तुहानू सस्ता ही मिल जाए, लेकिन फिर पूरा साल जो आपको ये 300 यूनिट की फेंटी पड़ेगी वो अपनी जगह पे है। आज की दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि पाकिस्तान की सियासत के दो बड़े किरदार जो है, एक बड़ा किरदार फॉर द टाइम बिंग सियासत से आउट हो चुका है, वो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान की सियासत से साइडलाइन हो गया है, और अब वो उसकी जगह कौन ये सारे मामला चलाएगा, ये बड़ा एक 1000 मिलियन का सवाल है, 1000 बिलियन का सवाल है। वो मेरे को होंगे मैं तो खजाने जमा करा दें, कोई कुछ तो कर्ज उतरे ना। दूसरा ये कि एक बहुत सीनियर मिनिस्टर की तरह मुसीबत आई हुई है, शामत आई हुई है, और कहा यह जा रहा है कि जनाब अली हो सकता है कि उसको तो कुर्बानी उसकी ले ली जाए, क्योंकि उन्हें हर मुश्किल मौके पर एक ऐहो जहा रुचि तले है जिससे मौजूदा सिस्टम जो है ना वो लड़खड़ा के रह गया। अब सवाल ये भी लोग सोचना शुरू हो गए कि यार ये जो ये एन मौके पे इस तरह करता है, ये कहीं कुछ साजिश तो नहीं, मतलब किसी की गेम तो नहीं खेल रहे। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आज मैंने बात करनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रऊफ़ क्लासरा साहब वाली, ये मेरी ज़ाती आपसे गुफ्तगू होगी कि रऊफ़ क्लासरा साहब को एक सेट निकाला गया, वो इमरान खान के कहने पे निकाला गया या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पे कहने पे निकाला गया, इस पे मैंने बात करनी है। और मैं बड़े दिनों से ये सारी लड़ाई देख रहा हूँ, इमरान रियाज साहब की और रऊफ़ क्लासरा की, फिर शहबाज गिल साहब भी बीच में आ गए और ये लड़ाई बढ़ती चली गई। लेकिन अब मेरे जैसे छोटे सहाफ़ी ने भी कहा कि ज़रा सा हिस्सा डालूँ। मेरा हिस्सा इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकली शम्मा तुझ पे रात ये भारी है, जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है उस तरह एक टर्मिनेशन के ऊपर जो रोला पड़ा है, ज़रा मैंने उस पर बात करनी है। और मुबारक हो, वैसे तो इकरारुल हसन साहब ने माफ़ी मांग ली है और इकरारुल हसन साहब ने ये कहा है कि मैंने इमरान खान साहब के हवाले से जो किरदार कुशी की उनके अहले खाना के लिए की, उससे दिल आज़ारी, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ। बड़ी मैं आई अप्रिशिएट इट, नो डाउट आई अप्रिशिएट इट कि देर आए दुरुस्त आए, चलो अच्छी बात है। उन्हें शायद ये भी एहसास हुआ कि उसके बदले उन्हें क्या मिला, ज़माने भर की तोहमतें, ज़माने भर की गालियाँ। मैं समझता हूँ कि उन्हें भी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन जब आप किसी के हर दिल अजीज़ लीडर के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो आपका भी दामन साफ तो नहीं रह सकती। ये बात मैंने इकरारुल हसन को बारहा समझाई थी। एक क्लिप ज़रा देखें, ये मेरा मोस्ट रिसेंट जब इकरारुल हसन साहब से इस हवाले से हुआ था, तो ये ज़रा क्लिप मुलाहिजा करें। ये इसमें आपने देखा कि मैं उन्हें बार बार एक ही बात मना करता रहा कि आपको कोई हक नहीं है कि किसी के ज़ाती किरदार के ऊपर आप उंगली उठाएं, और ये क्लिप फिर बड़ा वायरल भी हुआ। हमने तो भाई हर दौर में जो बात गलत थी उसको डंके की चोट पे कहा गलत है। अब इकरार ने अगर माफ़ी मांगी है तो ये मेरा ख्याल है कि आला ज़रफ़ी यही है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। डेफिनेटली माफ़ी जो है वो इमरान खान ने देनी है, उनके साथ जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन ये कि बहरहाल इकरार ने अगर ये कर लिया तो शायद उन्हें किसी ने बताया कि भाई आते ही जो आपके ऊपर सर मुंडाते ही ओले पड़े थे, उसकी रीज़न ये थी कि आपने आते ही एक ऐसे बंदे को छेड़ लिया जिसके मुतालिक कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं। उस बंदे के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं हुआ, उसकी ऑडियो लीक हुई, उसकी अहलिया के ऊपर कीचड़ उछाली गई, उसके अपने किरदार के ऊपर कीचड़ उछाली गई, उसको चोर साबित करने के लिए जोर लगाया गया, उसको डाकू साबित करने के लिए जोर लगाया गया, उस पर दुनिया के हर बुरे काम करने के लिए जोर लगाया गया, यहाँ तक कि पिंकी डाल दिया गया कि वो मैं पिंक मुझ पर जोर, तुम मुझसे कहो कि इमरान खान के लेते थे, उसे कहा गया कि ये नशा करता है। उसने 1000 साल दिन से ज़्यादा
साबित कर दिया कि तुम झूठ बोलते थे, बल्कि तुम बकवास करते थे। शुरू में जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो कहा जाता था कि उसे फोबिया है तंग जगहों का, उसे शुरू के दिनों में तंग जगहों पर रखा। उसके बाद बताया गया कि पाइन उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पै रहा। फिर कहा गया कि वो तो शहजादा है, बड़ा लाइफस्टाइल उसने गुजारा है, वो कहाँ ये जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त करेगा। उसने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा मजबूत आदमी हूँ। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह जैसा सबसे मुखालिफ इमरान खान का कहने पर तैयार मान गया कि नहीं, मर्दों की तरह उसने जेल काटी है। ये जो लफ्ज़ है ना मर्दों, इसे समझें कि उसने मर्दों की तरह जेल काटी है। वैसे तो पीटीआई की जो ख़वातीन है वो भी मर्दों की तरह ही जेल काट रही हैं। वो जो 70 साल कैंसर की मरीज़ है वो मर्दों की तरह की जेल काट रही है। सनम जावेद और फलक जावेद मर्दों की तरह जेल काट रही है बहादुरी से। आलिया हमजा ने मर्दों की तरह जेल काट रही है। इमरान खान की जो अहलियाँ हैं वो मर्दों की तरह जेल काटे। कहीं अपने आपने उनकी कोई चीखो पुकार सुनी है? कोई सुना है कि जी वो कहीं उन्होंने कहा हो कि जी मुझे तो यही नहीं पता चलता था कि मैंने नमाज वाशरूम में पढ़ी है कि बाहर पढ़ी है। वो मैनू नहीं पता कि वाशरूम का और कमरे के अंदर सारी चीज़ें एक ही तरह की हैं कि बंदे कोई फ़र्क ही ख़त्म हो जाए। लेकिन बहरहाल बंदा बौखलात हो जाता है। अब आ जाए जी असल चीज़ की तरफ। सबसे पहले आ जाए कि पाकिस्तान की सियासत से फिर फॉर द टाइम बिंग मरियम साहिबा जो हैं वो आउट हो गई हैं। मरियम साहिबा के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उनके गले के अंदर एक अरसे से बहुत प्रॉब्लम थी और वो उसे टाल रही थी। एक दो दफ़ा वो बाहर भी सर्जरी के लिए गई हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो गले की तकलीफ़ इतनी बढ़ गई थी कि फौरी तौर पे अगर ऑपरेट ना होता तो अल्लाह ना करे उनका गला ही ना कहीं बंद हो जाता। मैं नहीं कह रहा, मैं तो उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन जिस तरह पंजाब में ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ है और जिस तरह पंजाब के अंदर ख़वातीन 9 मई के नाम पर पंजाब के घरों में जिस तरह पुलिस घुसी, जिस तरह उसने तोड़ फोड़ की, जिस तरह उसने ख़वातीन के साथ बदतहज़ीबी की, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसे नहीं हुआ। पाकिस्तान के क़याम से पहले ऐसे हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान के क़याम के बाद स्टेट की पुलिस की जानिब से ख़वातीन की बेहुरमती कभी इस तरह नहीं की गई। फिर उसके बाद ये जो अभी मौजूद रिसेंट कहा जा रहा है कि उसके टेस्ट कराने थे सनम जावेद के फलक जावेद के, कई घंटे शदीद गर्मी में उस लड़की को गाड़ी में बिठा के इधर उधर फिराने के बाद का टेस्ट नहीं होगा वापस। आप जब आप किसी से इंतकाम लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं हिसाब ज़रूर पूरा होता है। मैं मरियम साहिबा की सेहत के लिए फिर दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन कानून फितरत है भाई, उससे तो नहीं बच सकते। कहीं की चीज़ जो है ना कहीं ना कहीं पूरी ज़रूर होती है। और कहा यह जा रहा है कि मरियम साहिबा कुछ अरसे के लिए पाकिस्तानी सियासत से एक्टिवली साइड पे हो गई हैं। अब पंजाब को मरियम औरंगज़ेब चलाएंगी। पहले भी कहा जाता है कि मरियम औरंगज़ेब का मुकम्मल कंट्रोल है और वो पंजाब के मामला देखती थी, बल्कि उनके साथ जो कुछ और वुज़रा हैं जिनमें कुछ ख़वातीन भी है वो उनसे बहुत तंग हैं, क्योंकि माजी में 2-3 दफ़ा ये अटैम्प्ट हो चुकी है कि उन ख़वातीन को फारिग करके वो वजारत भी मरियम साहिबा को मिल जाए, क्योंकि वो कहती है कि मैंने विफाक के अंदर ये वजारत चलाई हुई है तो मुझसे ज़्यादा बेहतर सहाफ़ियों को फ़िक्स करना कोई नहीं जानता। बहरहाल अब अगले कुछ दिन जो है मरियम साहिबा के बगैर पंजाब, अल्लाह उनको हयाती दे यार, मोहनद बगैर तो मतलब है नहीं होंगी। अब आए जी एक बड़े इंपॉर्टेंट वज़ीर की जानिब, और कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग इस तरह सोचने पे मजबूर हो गए इस्लामाबाद के कि हर क्रिटिकल मौके पे ये शख्स एक ऐसा ट्वीट क्यों करता है जिससे मौजूदा सिस्टम के लिए मसाइल बने, और वो है ख्वाजा आसिफ साहब। आपको याद होगा जब अमेरिका से हमारा पंगा चल रहा था तो उन्होंने सबसे पहले तो आ जाएं आप डॉन लीक्स के ऊपर, जब ख्वाजा आसिफ साहब ने चीन के अंदर कहा था कि हमें मंजी थले डांग फेरने की ज़रूरत है और हमारे इर्द गिर्द एक रियासत के अंदर रियासत है, जिसके बाद फिर डॉन लीक्स आई, इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ सामने सामने खड़े हुए और फिर वो नवाज शरीफ का सर ले गई। उसके बाद चीज़ें चलती नहीं। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हम अमेरिका के टाउट के तौर पे काम करते रहे। फिर अभी मोस्ट रिसेंटली अफसारा आलम के शो में उन्होंने कहा हम सालिसी कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो अफसारा आलम ने कहा और जो पहले हम कर रहे थे तो उनका पहले हम चमचागिरी कर रहे थे, अब हम सालिसी कर रहे हैं। लेकिन जो वो कहना चाहते थे वो कह गए कि पहले यही काम अगर हम करते थे तो वो चमचागिरी थी, आज हम यही काम कर रहे हैं तो सालसी है। कम उन्होंने देखा ना लिया तो छड़ता कि भाईजान तुसी आप ही फैसला कर लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कहना तीनों ने सुनाना नून, उन्होंने सुना दे नू। अब आ गए उन्होंने फिर जब इसराइल के खिलाफ ट्वीट किया, बड़ा दबंग ट्वीट था
और उसमें उन्होंने कहा कि इसराइल जो है नेतन्याहू वो कातिल है और इसराइल जो है वो नस्लकशी कर रहा है मुसलमानों की, ये वो हर मुसलमान के दिल की आवाज़ थी। लेकिन उसके बाद वो ट्वीट उन्हें डिलीट करना पड़ा। अब मोस्ट रिसेंट फिर एक उनका ट्वीट आ गया, जब पूरी दुनिया में अब्राहम अकॉर्ड का शोर मच रहा था तो उन्होंने ट्वीट खड़का दिया, तेरे आंते खड़ाक बड़े उनके मज़े थे मैं यहूँ नान गया। उन्होंने ट्वीट खड़का दिया कि केड़ा इब्राहिम अकॉर्ड, हम मुसलमान हैं और हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ਉਹਦੇ बाद परतू पै गए, रोले पै गए, चार चफेरे, और जनाब को फड़ लो करके वो अल जज़ीरा तक बात गई। अल जज़ीरा वालों को मनाया गया कि भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी है, इसे ट्वीट कर दे, वो हो गया। अब बहुत सारे लोग ये बात इस्लामाबाद में कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ऐन मौके पे इस तरह का काम क्यों करते हैं। कहा यह जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब दरअसल नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं और शहबाज शरीफ साहब से उनकी बनती नहीं है। यही वजह कि शहबाज शरीफ साहब के करीब वज़रा जो हैं वो उनके ऊपर माजी में भी बहुत दफ़ा डायरेक्ट हमले कर चुके हैं। और वज़ीर रेलवे ने तो यहाँ तक कहा था कि ख्वाजा आसिफ को अगर इतनी इस सिस्टम से तो चिड़ है तो आप इस्तीफ़ा दे दें, घर चले जाएँ। फिर आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने इस सिस्टम के अंदर करप्शन की तरफ भी सबके नज़र दौड़ाई के लिए, देखे कितनी करप्शन हो रही है, वो एक ठेकेदार का नाम लेके कहा और उनका कि ये तो एक मिसाल है, पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट हो गया है। उसके बाद फिर बड़ी ले दे हुई और ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ एक कंपेन चली। अब ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ चूँकि नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं और वो दानिस्ता एक मुश्किल क्रिटिकल मौके पे हुकूमत को एक डिफेंसिव पोजीशन में ले जाते हैं। दूसरा ये कि वो हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब कैसे वो कोई साजिश कर सकते हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के लिए ये कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ जो भी करते हैं वो नवाज शरीफ साहब की कंसल्टेशन से करते हैं। ये ट्वीट शीट भी नवाज शरीफ साहब के इल्म में होते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ से कुछ लोगों का कहना यह है कि चूँकि इस टाइम ड्राइविंग सीट के ऊपर जो हैं वो फील्ड मार्शल साहब हैं और पूरी दुनिया के अंदर फील्ड मार्शल साहब को ये तस्वुर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के फ़ैसले फील्ड मार्शल साहब ने करने। ईरान में भी वो गए, अपने मोहसिन नकवी साहब गए, ना इसाक डार साहब गए, ना शहबाज शरीफ साहब गए, बल्कि वो दोनों गए और उन्होंने वहाँ जाके मामलात को सेटल डाउन किया। अमेरिका के हवाले से भी जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी अमेरिका में बराह रास्त बातचीत होती है। अभी मोस्ट रिसेंट जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैंने हफ्ते को बात की है, तो उन्होंने जिन ममालिक के सरबराहान के नाम लिए, पाकिस्तान में उन्होंने फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया। अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब शायद कोई बारीक वारदात डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका नुकसान शहबाज शरीफ को तो है ही कोई नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो जिथे गए मिला उथे गई बेड़ियाँ। तो शहबाज शरीफ साहब का तो अपना तो कुछ भी नहीं है, वो तो कहने में हम तो रे बाबुल गैयों के खूटे, वो गायों के साथ जो खूटे बंधे होते हैं वो हम तो वो हैं, वो जहाँ जाएंगे हम भी चले जाएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जान के ऐसे मौके के ऊपर इस तरह की चीज़ करवाते हैं जिससे मौजूदा जो सिस्टम है और उनके ज़िम्मेदार जो हैं उनके लिए एम्बेरसमेंट हो, जैसे कि इसराइल के हवाले से ट्वीट से 2 दफ़ा हो चुकी है। सो कहा यह जा रहा है, इतलात मुझे जो है मैं एक बार बार कहा यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है, कहा लोग कहते तू बस लोगों की गल्लां ही सुनता रहना यार, होर को काम नहीं तेनों। बहरहाल इतलात ये हैं, ए गल ठीक है, कहा यह जाने की जगह इतलात ठीक, लफ्ज़ ठीक है कि इतलात मेरे पास ये हैं कि ये हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ को जबरन खामोश करा दिया जाए। इमरान खान का तो ट्विटर हैंडल आप काबू नहीं कर सके, शायद इनका ट्विटर हैंडल काबू किया जाए और इन्हें पाबंद कर दिया गया है कि आइंदा वो कोई ट्वीट भी इस तरह का जो है वो दिखाए बगैर, गल किए बगैर नहीं देंगे। यानी ख्वाजा आसिफ भी समझ अमली तौर पे एक उनके रडार में आ चुके हैं, जैसे बहुत सारे और लोग रडार में आते हैं। अब आखिरी बात सुन लें जी, रऊफ़ क्लासरा साहब और इमरान रियाज साहब की एक लड़ाई चल रही है, जिसमें रऊफ़ क्लासरा साहब ने ये दावा किया कि जब वो एक टीवी में थे तो उन्हें इमरान खान के कहने पे वहाँ से निकाला गया, जिस पे इमरान रियाज साहब ने उन्हें कहा कि आप गलत कह रहे हैं, आपको तो रेटिंग की वजह से निकाला गया। खैर ये लड़ाई बढ़ती गई, शहबाज गिल साहब का ट्वीट आया, उन्होंने भी कहा कि जी मैंने आपको कई दफ़ा ख़ुद भी ये बात बताई कि क्लासरा साहब आपको इमरान खान के कहने से नहीं निकाला गया, तुझे केड़ा कोई इमरान खान के खिलाफ एडी तोप गल कर दसो। ये उनका कहना है कि आपको वो निकलता ना, उसका इस तरह का इशू है।
आप एक टीवी में थे, एक टीवी उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट चला रही थी, और ये पूरे पाकिस्तान में पता है, पूरे सहाफ़ियों को पता है। मैं लाहौर में हूँ, मुझे भी पता है इस बात का। आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा जाता है कि इस एक टीवी के अंदर रह के उनके माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें और अता फरमाए, दुख दर्द दूर हुए उनके। और उसके बाद कभी मलक रियाज, कभी करीम ढीडी, ये वो इनसे मामला चलाए जाते रहे, लेकिन इसके बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। लेकिन क्लासरा साहब का क्लेम अपनी जगह पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक दिलचस्प बात बताऊँ। जब ये 365 इसको पहले टेलोन के नाम से लॉन्च किया गया और कामयाबी लॉन्चिंग थी। यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब की ये सबसे बड़ी खूबी है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, मट्टी भी उनको दे दें तो वो उसे सोना बना देते। अगों फिर जड़े ने बाज़ार के सुनियारे जब उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर वो रह जाता है। उन्होंने न्यूज़ वन को भी खड़ा कर दिया था, मैं इस बात का गवाह हूँ। अगर उनको उनकी मर्ज़ी की एडिटोरियल पॉलिसी चला नहीं जाए तो वो पाकिस्तान में शायद कम पैसों से बहुत बड़ा चैनल बनाने की खूबी रखते हैं। जब टैलेंट टीवी आया जो अब 365 है, तो इसमें रऊफ़ क्लासरा साहब थे, अतर काज़मी साहब थे और बहुत सारे लोग थे, असी शामिल वाजे, जुम्मा जाइन दे नाल छोटे से लोग, और ये बड़े बड़े लोग थे और इनका नाम का शोहरा था, और जनाब अली चैनल लॉन्च हो गया। पता चला, अब मेरे फिगर्स गलत हो सकते हैं कि रऊफ़ क्लासरा साहब की तनख्वाह को पता नहीं 50 लाख थी, और उन्हें एक गाड़ी मिली हुई थी, शोफर और उसके साथ ड्राइवर, गाड़ी भी पता करोड़ के करीब की थी। जब ये चैनल को 3, 4, 5 माह 6 माह हुए तो पता चला ये बंद होने जा रहा है, क्योंकि मालकान जो हैं वो बड़े शरीफ लोग थे। इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने शरीफ मालकान नहीं देखे। और हम जब तक वो रहे, सलीम बरियार साहब, तनख्वाह पूरे अपनी तारीख के ऊपर सब लोगों को मिल जाती थी। अब सुना है कि 365 की ईद के ऊपर भी तनख्वाहें आगे पीछे हुई, वर्कर बहुत परेशान हुए। एनीवे, जब ये हुआ तो YBM साहब ने उन्हें कहा कि जी हम इसे ऐसा फिजिबल कर लेते हैं कि कम खर्चे हो जाए और ये भी हो। उन्होंने कहा जी खाली खर्चों का मसला नहीं है, जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, हम कारोबारी लोग हैं, हमारे वो सियालकोट की एयरलाइन जो है वो भी है, कारोबारी थ्रेट्स भी हमें बहुत हैं, आप जो हैं वो मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कम चुक के रखते हैं, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। एनीवे, फिर मालकान ने खुद ही तय किया कि जो बड़े तनख्वाह वाले हैं उनको फ़ारिग किया जाए। इस दौरान अनफॉर्चुनेटली क्लासरा साहब के प्रोग्राम की रेटिंग भी नहीं आ रही थी। चूँकि मैं वहाँ मौजूद था तो मेरे सामने की ये सारी बात है कि उनके प्रोग्राम की रेटिंग साढ़े जैसे जड़े छोटे छोटे मनासी सन साढ़ा कम चुकिया गया। मेरे प्रोग्राम ज़रा हिट हो गया, मेरी ज़रा बड़बोली की वजह से, ज़रा जज्बाती ये वो फला प्रोग्राम टॉप 10 में आना शुरू हो गया। मेरे साथ मलिक साहब होते थे और मेरे साथ एक खातून एंकर थी, वो होती थी। मैं इस टाइम ज़रा इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ कि मुझे उनका नाम भूल गया। अभी उन्होंने जब ये क्लिप देखना है उन्होंने मेरी जान निकाल देनी है कि तनु मेरा नाम भूल गया है, अड़िया तू तो कहना था कि तू मैं तेरे बहुत फेवरेट एंकर है। तो इस टाइम मेरे जहन से उनका नाम जो है वो आगे पीछे हो गया, मैंने माफ़ कर देना। तो हमारा प्रोग्राम जो था वो टॉप 10 के अंदर आता था, और हमारे फिर उन्होंने जी 7 बजे की स्लॉट से 8 बजे कर दिया, कभी 10। तो हमारी रेटिंग आती रही। क्लासर साहब की मुझे बताया गया कि जी उनकी रेटिंग नहीं आ रही और उन्हें हमने फारिग करना है। अतर काज़मी साहब ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता। और उसके बाद क्लासरा साहब का मुझे जो पता चला कि जी क्लासरा साहब का तो एग्रीमेंट ये हुआ कि 1 साल की तनख्वाह देंगे आप अगर उन्हें फारिग करेंगे, और फिर गाड़ी वाड़ी ये वो। तो वहाँ पे मालकान को नज़र आया कि 6, 7, 8 करोड़ का टीका लग जाने थे। तो उन्होंने कोई भाग दौड़ की। क्लासर साहब जो थे वो चले गए पैमरा में, पैमरा से डंडा आ गया और मालकान को पड़तू पड़ गए। इसी दौरान मुझे भी एक प्रेशर आया कि जी आप क्लासरा साहब के ख़िलाफ़ ना एक वीलॉग करें, और उसमें ये सारी सूरत हाल बताएं कि ये देखें। क्लासर साहब ने फिर आगे जाके स्टांस लिया कि भाई मुझे पैसे नहीं मिले, उन्होंने कोई मुझे चेक किए वो सारा कुछ दिया। इस पे बोले, मैंने उन्हें कहा कि नहीं देखे मैं एक सहाफ़ी हूँ, क्लासर साहब भी सहाफ़ी हैं, हमारी गो आपस में मुलाकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी ही बरादरी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ में हिस्सेदार नहीं बनूँगा, और मैंने इनकार कर दिया। लेकिन वो चीज़ें सारी मेरे पास आई, वो चेक भी, वो ड्राफ्ट भी, पैसे भी, ये वो। अब कल क्लासर साहब को फिर इतला ये मिली कि उन्हें पैसे उन्हें देने पड़े, पता नहीं 6 करोड़ दिया कि कितने दिए। जब मुझे निकाला तो मुझे तो मेरी तनख्वाह भी नहीं दी उन्होंने वो ये खैर 365 वालों ने किया। या जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि क्लासर साहब जैसे बड़े लोग जिनके तनख्वाहें बहुत बड़ी होती है लेकिन उनकी रेटिंग नहीं आती, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि क्लासर साहब का साफ्ती कद छोटा है, बहुत बड़ा कद है, लेकिन समहाउ पाकिस्तान की अवाम उन लोगों को शायद कबूल नहीं करते जो उनकी मन की बात नहीं करते। ऑलमोस्ट चैनल में देख लें, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं सेरे मेरे पता नहीं मेरे की हो जाए
कि जिन लोगों की लाखों में तनख्वाहें उनकी इतनी सी रेटिंग है, और मेरे जैसे लोग जो चंद हज़ार लेते हैं उनकी रेटिंग इतनी आ जाती है। शायद हम अवाम की बात करते हैं इसलिए हमारी कोई थोड़ी सी वर्थ है। मुझे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने पीटीवी से निकाला, हालांकि मैं पीटीवी में मेरिट पे गया था, स्टार छपा, इंटरव्यू दिया एचआर के पास, ये वो, और सवेरे मैं 6 बजे पीटीवी पहुंचे और ना 8 बजे उन्हें प्रोग्राम करना होता, सारे अखबार पढ़ता था, सवाल बनाता था, ये वो, इतनी मेहनत करता था। मुझे उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद फिर मुझे टैलेंट से निकाला गया, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों निकाला गया। उसके बाद मैं समर टीवी पे था तो मेरे पे प्रेशर आया, मुझे वहाँ से भी छोड़ना पड़ गया। उसके बाद मुझे न्यूज़ 1 से निकाल दिया गया। तो मेरे जैसे छोटे साफियों पे कोई क्यों नहीं बात करता, जिनके ऊपर तो साफ नजर आता कि इन्हें निकाला गया कहने के ऊपर। अच्छा, जब मुझे न्यूज़ 1 से निकाला गया तो मेरी कहीं मुलाकात हो गई अज़मा बुखारी साहिबा ने से, वो मुझे भाई कहती हैं, मैं भी उन्हें बहन कहता हूँ, उनका मेरा पीपल्स पार्टी के दौर से था। तो उन्होंने कहा कि हम, मुझे तो नहीं पता कि मुझे आपको किसने निकाला, ना मैंने कहा, ना मेरी किसी से बात हुई। जबकि वहाँ के लोग कहते थे जी पंजाब हुकूमत ने यूँ कर दिया, टैलेंट पे भी इसी तरह की बातें चलती रही। लेकिन मेरे लिए तो कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता, क्योंकि मैं छोटा सा साफ़ी हूँ। क्लास सा बड़े साफ़ी है, बड़े लाखों रुपए लेने वाले, ऐसे छोटे छोटे हज़ारां दे विच लोग ही रहने वाले। लेकिन भाई साफ़ी तो हम भी है ना, मेरे घर भी चूल्हा जलता है, मेरे भी बच्चे हैं यार, उनकी भी रोज़ी रोटी होती है। हमें किस जुर्म की सज़ा मिल जाती है? इस जुर्म की कि हम ये बड़े साफ़ियों की तरह उनकी ज़बान में बात नहीं करते। मेरा ख्याल है अगर हम उनकी ज़बान में बात करें, थोड़े अरसे बाद मुझे सदारती अवार्ड भी मिल जाए और बड़ी तनख्वाह भी मिल जाए, लेकिन शायद अवाम की मोहब्बत ना मिले। अस्सलाम वालेकुम।